नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही क्या रहे कल के लिए अब आपकी स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी आप भी। हमारा फोन नंबर है 23001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कर सकते हैं कॉल। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर @Z बिजनेस ऑनलाइन और X पर @Z बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और आपके कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही एक और खास मेहमान हमारे साथ आज हैं सेठी फिनमार्ट के MD विकास सेठी। विकास जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। आपसे बातचीत करेंगे उससे पहले जरा बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि हमने देखा मंगलवार को पूरे दिन बाजार सीमित दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आया और अंत में सेंसेक्स 78 अंक गिरकर 65,950 के करीब बंद हुआ। निफ्टी 9 अंक गिरा और 19,670 के पास बंद हुआ और निफ्टी बैंक में देखिए हमें 141 अंकों की गिरावट और ये 44,624 के स्तर पर बंद होने में आज कामयाब रहा। तो आइए अब जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझ लेते हैं कि लगातार दूसरे दिन सुस्त और सीमित दायरे में बाजार रहने के क्या मायने हैं। भारतीय बाजारों में लगातार दूसरे दिन रहा बेहद सुस्त और सीमित दायरे का कारोबार। निफ्टी पूरे दिन भर मुश्किल से 60-70 पॉइंट रेंज में ट्रेड करके 10 पॉइंट नीचे बंद होता दिखा। वहीं बैंक निफ्टी में भी हल्की फुल्की गिरावट आपको देखने को मिली, 100-125 पॉइंट की वहां पर थी और सेंसेक्स भी 50 पॉइंट नीचे बंद होता हुआ नजर आया। यानी कि कोई खास एक्शन था नहीं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी देखें तो मिड कैप इंडेक्स एकदम फ्लैट, तो स्मॉल कैप इंडेक्स आधा % ऊपर रहा। यानी कि मिला जुला सा कारोबार छोटे मझोले शेयरों में भी देखने को मिला। अब लगातार दूसरा दिन ऐसा है जहां बाजार ने कोई बड़े लेवल न तो ऊपर की तरफ न नीचे की तरफ तोड़े हैं और पार किए हैं। इसका मतलब क्लियर कट है कि कुछ बड़े एक्शन की तैयारी में है बाजार और वो संकेत आपको या तो ग्लोबल या लोकल मिलेंगे। अब जहां तक ग्लोबल संकेतों का सवाल है, आज भी कमजोरी थे। जहां एशियाई बाजारों में कमजोर शुरुआत हुई, यूरोप कमजोर था और इन सब की वजह थी डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी। हालांकि अमेरिकी बाजार उतने खराब थे नहीं, लेकिन वहां पर जिस तरह के डेटा आ रहे हैं और जिस तरह से डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स मजबूत होते हुए दिखे हैं, उसका असर इक्विटी मार्केट पर नेगेटिव पड़ना तय था और यही वजह थी कि एशियाई बाजारों पर दबाव ज़्यादा दिखा। भारतीय बाजार उतने खराब खुले नहीं, क्योंकि हमारे बाजारों में पिछले 2 सेशन से FIs की तरफ से बिकवाली तो है, लेकिन दबाव थोड़ा सा कम हुआ है। घरेलू फंड ने भी थोड़ी सी खरीदारी की मात्रा बढ़ाई है, तो फ्लोज थोड़े से बेहतर हो रहे हैं। बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन कम खराब हो रहे हैं ये कह सकते हैं, और ग्लोबल सपोर्ट मिसिंग है। तो इन सब के बीच में अगर जैसे आप दिन के दौरान देखें मूड बनाए कि अरे अब तो गिरने की तैयारी कर रहा है, जाने लगा, और बाजार घूमकर मजबूत होता है, और जैसे आपको लगे कि अब मजबूत होने वाला है और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग, तो छोटी सी रेंज में दिन भर थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे बाजार ने पूरे दिन भर टाइम पास किया दिग्गजों में। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक रहा, कोई बहुत खास एक्शन था नहीं। तो अब कल का सेशन इस लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा, मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले का। लेकिन ओवरऑल कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते बाजारों में आज फिर से सुस्त और हल्की कमजोरी का कारोबार दिखा। और आगे बढ़ने से पहले संस्थागत निवेशकों का आंकड़ा देख लेते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 693 करोड़ रुपए की बिकवाली की है और साथ ही DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 714 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। आइए अब आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी का रुख कर लेते हैं। विकास जी, कुछ सुस्त कारोबार देखने को मिल रहा है, इनफैक्ट ये मंथली एक्सपायरी का वीक भी है। क्या एक्शन एक्सपेक्ट करें हम आने वाले दिनों में? नहीं, बिल्कुल स्वाति, देखिए जैसे अनिल जी भी बता रहे थे, आज बहुत ही सुस्त बाजार था, एक सीमित दायरे में काम कर रहा था और कोई भी सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया अदर देन ऑटो सेक्टर एक पॉजिटिव सेक्टर था। और इवन स्मॉल कैप्स में देखेंगे तो वो भी निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा उनमें अच्छा रुझान था। बाकी IT से प्रेशर था, प्राइवेट बैंकों से प्रेशर था और हम देख रहे हैं बाजार में एक कोई ट्रिगर नहीं है, एक तेजी का भी ट्रिगर नहीं है और गिरने का भी ऐसे ट्रिगर्स तो है। इंटरनेशनल क्यूज नेगेटिव है, फिर FIIs के भी लगातार बिकौली के आंकड़े आ रहे हैं। अभी हमने देखा आज भी कुछ 693 करोड़ की बिकौली के आंकड़े हैं, बट स्टिल आई वुड फील कि ये पिछले कुछ दिनों की जो गिरावट है वो अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है थमनी चाहिए और बाजार में बने रहने की सलाह रहेगी। बाकी अगर कोई और ढंग का करेक्शन किसी दिन आता है तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी भी की जा सकती है। परसों
एक्सपायरी रहेगी, तो उस लिहाज से कल और परसों थोड़ी वोलेटिलिटी जरूर रह सकती है, बट एक बार वी आर आउट ऑफ दिस वे, मतलब एक्सपायरी के बाद मुझे लगता है एक बाजार में फिर से एक अच्छा माहौल पॉजिटिव बाजार ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल सर, तो ये तो रही आपकी राय बाजार पर। विकास जी, पोजीशनल व्यू किसी को रखना हो तो कौन से स्टॉक में आपकी स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी? देखिए स्वाति, आज के बाजार में एक सेक्टर जिसने अच्छा परफॉर्म किया वो था शिपिंग का सेक्टर, और वहीं से आज मैंने एक अच्छा स्टॉक का पिक किया है। स्टॉक का नाम है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, जीई शिपिंग के नाम से ट्रेड होता है। आज ये 851 के लेवल पे बंद हुआ है। मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 900 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 830 रुपए का। एक भारत की वन ऑफ द लीडिंग शिपिंग कंपनी है जो शिपिंग के साथ साथ ऑयल ड्रिलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास करीबन 43 वेसल्स है, 43 वेसल्स जिनको ये ऑपरेट और मैनेज करती है, और इसके अलावा कंपनी के पास कुछ 4 जैकअप रिग्स है, 18 ऑफशोर सपोर्ट वेसल्स है, तो ये फिर ऑफशोर ऑयल फील्ड सर्विसेज भी इसके द्वारा प्रोवाइड करती है। फंडामेंटली एक मजबूत कंपनी है। Q1 में रिजल्ट्स काफी अच्छे थे, 576 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल जून तिमाही में 457 करोड़ का पैट था। अच्छे रिटर्न रेशियोज है, रिटर्न इक्विटी इज क्लोज टू 25%। अच्छी कैगर से कंपनी ग्रो हो रही है, और अच्छे खासे एफआईज डीआईज की भी हिस्सेदारी अराउंड 43% ओन करते हैं, जिसमें नालंदा है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रू, कोटक। और आज हम देख भी रहे हैं आजकल शिपिंग सेक्टर में एक अच्छी तेजी चल रही है, और जब से G20 की मीटिंग के बाद ये पोर्ट और शिपिंग कॉरिडोर की बातें हुई हैं, उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखा जा रहा है। तो ऑल इन ऑल एक फंडामेंटली अच्छी क्वालिटी का स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, खरीदारी करने की सलाह है। पोजिशनली टारगेट है 900 रुपए का, स्टॉप लॉस 830। तो शिपिंग स्पेस से जीई शिपिंग, ये स्टॉक पसंद है पोजिशनली विकास जी को 900 के टारगेट के लिए, और 830 का स्टॉप लॉस लगाएं। लॉन्ग टर्म खरीदारी का नजरिया विकास जी, कौन से स्टॉक में रखेंगे? देखिए स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए आज मैंने मेरे एक पसंदीदा स्टॉक को पिक किया। कई बार मैंने निचले लेवल्स पे इस स्टॉक को चैनल पे हर एक सेगमेंट पे रिकमेंड किया हुआ है, एमटार टेक्नोलॉजीज, और अनिल जी का भी एक पसंदीदा स्टॉक है, ये उनके स्पेशल 25 में भी ये स्टॉक रहा हुआ है। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है जो कि 3 सेगमेंट में ऑपरेट करती है। एक तो न्यूक्लियर सेगमेंट है, दूसरा एरोस्पेस एंड डिफेंस, और तीसरा क्लीन एनर्जी। मतलब तीनों ही जो एक ट्रिमेंडस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी वाले सेक्टर्स है, तीनों को कैटर करती है। और इस कंपनी का तो ऐसे भी कुछ दिन पहले भी सुर्खियों में थी जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंडिंग हुई चांद के ऊपर, तो उसमें भी जो इंजन वगैरह इसने सप्लाई किए हुए थे। और ऐसे भी ये कंपनी लिक्विड प्रोपल्शन इंजन की एक्सक्लूसिव सप्लायर है। भारतीय जो भी डिफेंस से रिलेटेड या एरोस्पेस से रिलेटेड जो भी एजेंसीज है, जैसे इसरो है, डीआरडीओ है, और इवन डिफेंस कंपनीज लाइक एचएएल, बीडीएल, बीएचईएल सब इनके कस्टमर्स हैं। और जहाँ तक ग्रीन एनर्जी वाला सेगमेंट है, वहाँ पे ये जो दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी सेक्टर की ब्लूम एनर्जी, उनके साथ भी इनका टाई अप है, या वो भी इनके क्लाइंट्स में है। फिर हम देखते हैं सरकार का एक अच्छा खासा फोकस है डिफेंस के ऊपर, मेक इन इंडिया के ऊपर, तो उसका एक बड़ा फायदा होता है। और ये कंपनी एक, इन्होंने हाल ही में एक एग्रीमेंट किया है, फ्लुएंस एनर्जी नाम की कंपनी है यूएसए की, जो कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की एक वर्ल्ड लीडर है, तो उनके साथ भी एक टाई अप किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है, तो वो भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। फंडामेंटल्स मजबूत है। अभी जून तिमाही के भी नतीजे अच्छे थे। आज ये स्टॉक 6-7% बढ़ा है, बट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए आज से यहाँ से भी अच्छा ट्रेंड देखे जा सकते हैं, तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का कंजर्वेटिव टारगेट है 3250 रुपये। 3250 के टारगेट के लिए एमटार टेक्नोलॉजीज में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह आ रही है विकास सेठी जी की ओर से। आइए अब करते हैं दर्शकों से बात। हमारे साथ इस वक्त पहले कॉलर हैं, उनसे बात करें। मध्य प्रदेश जबलपुर से ऋषभ साहू। ऋषभ जी, स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम नमस्कार मैम। नमस्ते, पूछिए। मैम मेरे पास यूको बैंक के 500 शेयर हैं 45.57 के रेट से। जी मैम मैंने ट्रेडिंग के पर्पज से लिया था, शॉर्ट टर्म के लिए। और स्टॉप लॉस नहीं लगाया? नो मैम, स्टॉप लॉस नहीं लगाया। मैम एक्चुअली विकास जी क्या करें, लिया तो ट्रेडिंग पर्पस के लिए था। हाँ बोलिए। एक्चुअली मैंने 41.3 के स्टॉप लॉस से ये इसको ट्रेड करने का सोचा था मैम, लेकिन फिर मैं उसको स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो पाया मैम। ये अभी रिसेंट की बाइंग है मेरी। ओके,
क्या राय रहेगी विकास जी आपकी अब यूको बैंक पर? देखिए स्वाति, ऋषभ जी को एक तो सलाह रहेगी, दिस इज नॉट द बेस्ट बैंक टू ट्रेड। मतलब पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस पे मैं बुलिश हूँ, बट जो प्रिफर्ड बेट्स रहेंगी वो अलग टाइप के स्टॉक्स, जैसे पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इस तरह के स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। या अगर आपको कैश मार्केट के स्टॉक्स देखने हैं तो इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक है, इस तरह के स्टॉक्स वुड बी प्रिफर्ड। मुझे लगता है यूको बैंक में आप मतलब हालांकि सेक्टर अच्छा है और सेक्टर के साथ सभी स्टॉक्स चलते हैं और इस बैंक ने भी वैसा परफॉर्मेंस में काफी सुधार देखा है, बट मुझे लगता है इस स्टॉक में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो एग्जिट करें और ये जो मैंने नाम सुझाए उनमें अगर निवेश करेंगे या ट्रेड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कोई भी उछाल पे यूको बैंक से एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह आपके लिए विकास जी दे रहे हैं और बाकी स्टॉक्स पर जरूर गौर कीजिएगा। अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं तेलंगाना से रमेश जी। रमेश जी स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। हेलो जी नमस्ते। गुड इवनिंग मैम। मेरा पास जेडिस लाइसेंस का 500 शेयर है मैम, इसका एवरेज प्राइस 600 रुपीज है। शैल आई एग्जिट और होल्ड इट मैम? ओके, आपका व्यू कब तक का है इसमें आपके स्टॉक पे? 1 साल तक रुक सकता हूँ। ओके, 1 साल के होराइजन के लिए जायडस लाइफ साइंस। सर बताइए क्या नजरिया रहे इनका? देखिए रमेश जी को सलाह रहेगी इस स्टॉक में बने रहने की। इनके जो परचेज प्राइस के आसपास ही करंट मार्केट प्राइस है। एक अच्छी क्वालिटी की फार्मा कंपनी है और फार्मा सेक्टर अच्छा कर रहा है, स्टॉक्स अच्छा कर रहा है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी करंट लेवल्स पे ये स्टॉक अच्छा लगता है। मुझे लगता है अगर इनका 1 साल का नजरिया है तो यहाँ से अच्छा अपसाइड आ सकते हैं, तो आई वुड रिकमेंड होल्ड एट द करंट लेवल्स। करंट लेवल पर जायडस लाइफ साइंस होल्ड करिए, यही आपके लिए आ रही है सलाह विकास जी की तरफ से। आइए हमारे पास अगले कॉलर हैं, उनसे बात करें। इंदौर से सहज सिंह। नमस्कार सहज जी, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरा सवाल एमटार टेक्नोलॉजी को लेकर के है और मैंने इसको जी बिजनेस की रिकमेंडेशन पर खरीदा था 2820 रुपए में 200 शेयर। तो अब इसमें हमें कब तक बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए ताकि हमारा जो पैसा है फर्दर लॉस ना बढ़े हमारा? ओके विकास जी बेटर पोजीशन में है आज एमटार टेक्नोलॉजीज के बारे में बताने के लिए। लंबे फंडामेंटल्स तो उन्होंने बता ही दिए क्योंकि लॉन्ग टर्म उनका पिक भी एमटार टेक। सर लेकिन इनका तो नुकसान है, अभी आपसे समझना चाहेंगे अब इनके लेवल के हिसाब से आप क्या स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेंगे? इनकी खरीद 2810 की 2820। नहीं बिल्कुल स्वाति, इस स्टॉक को होल्ड करने की सलाह रहेगी। इन्होंने बहुत ऊंचे लेवल्स पे जाके खरीदा इस स्टॉक को, तो जी बिजनेस पे बहुत निचले लेवल से कई बार मतलब मैंने भी कम से कम पिछले साल 1.5 साल में 5-7 बार इस स्टॉक को रिकमेंड किया है। अनिल जी ने भी किया हुआ है और सभी एक्सपर्ट्स ने कभी ना कभी इस स्टॉक को बहुत निचले लेवल्स पे रिकमेंड किया, बट इन्होंने बहुत ऊंचे लेवल्स पे जाके खरीदा है। हालांकि अभी नुकसान है इनको, बट एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने डिटेल्स में चर्चा करी थी इस स्टॉक के बारे में। मुझे लगता है इनको इस स्टॉक में बिल्कुल करंट लेवल्स पे बने रहना चाहिए। ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मेरा टारगेट है इसमें 3250 रुपए। ओके, तो एमटार टेक में बने रहिए, यही सलाह विकास जी आपको दे रहे हैं। गुजरात राजकोट से विराज परमार जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार विराज जी, बताइए क्या स्टॉक आपके पास है? मैं जी बिजनेस दिखता रहता हूँ और सुबह भी और शाम को भी, और सेठी साहब का फ्रेंड हूँ मैं। धन्यवाद। और TNFC पे सवाल था। क्या सवाल जानना चाहते हैं? कब तक होल्ड करो सकते? 315 GNFC, ओके जरा बताएंगे। 365 की खरीदी है। ठीक है, खरीद कितनी की आपकी? 562 की, सॉरी। हाँ 562 की खरीद है आपकी। मुनाफा तो है आपको। ओके 566। और कितना व्यू कितना रख रहे हैं विराज जी, कब तक रखना चाह रहे हैं? कब तक रखोगे इसी हिसाब से बोलता है। अच्छा सेठी जी, सर बताइए आप ही, GNFC कब तक रखें? देखिए स्वाति, विराट जी को इस स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। एक अच्छे लेवल्स पे इन्होंने लिया, वहां से कुछ मुनाफे पे तो बैठे हैं, बट मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले दिनों में
अच्छा करेगा। अब वापस से फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे रुझान भी, और जैसे भी वैसे भी आमतौर पे यहाँ से दिवाली के बाद से बजट तक फर्टिलाइजर स्टॉक्स अच्छा करते हैं, बिकॉज बजट में उम्मीदें रहती है, और इस साल तो इलेक्शन ईयर है तो सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं। तो और ये अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, टीडीआई की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है इंडिया में, और टीडीआई के प्राइजेस में भी काफ़ी अच्छी बढ़त देखी गई है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक, परफॉर्मेंस आने वाले क्वार्टर्स में भी अच्छा आना चाहिए, तो होल्ड करने की सलाह है। होल्ड करें जीएनएफसी को, यही आपके लिए राय विकास जी दे रहे हैं। राजकोट से संजय जामोद इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार संजय जी, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? सर मेरे पास कल्याण ज्वेलर्स का शेयर है 225 के भाव के। कितने स्टॉक है? 100 स्टॉक है। ओके, और कब तक का व्यू है आपका इस पे? 1 ईयर तक, लॉन्ग टर्म के लिए। 1 साल का नजरिया कल्याण ज्वेलर्स पर, विकास जी कैसा लगता है आपको स्टॉक 1 साल के नजरिए के लिए? देखिए स्वाति, इस स्टॉक पे भी मैं बुलिश रहा हूँ, और कई बार मैंने इसको 100 रुपए के आसपास रिकमेंड किया हुआ है। अब तो इसमें एक बहुत अच्छी पिछले 3-4 महीनों में तेजी हो गई, स्टॉक ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गया। अब वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव लगने लगे हैं, तो इन्होंने जिस भाव में खरीदा है वो भाव तो मुझे लगता है आ जाएंगे जब बाजार में सेंटिमेंट्स इंप्रूव होंगे तो। बट बहुत ज्यादा अपसाइड इसमें मुझे अब लगती नहीं है, बिकॉज वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव हो चले हैं। तो मेरी राय रहेगी इस स्टॉक में एक उछाल में या थोड़ा बहुत प्रॉफिट्स बने तो फिर एग्जिट करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया स्टॉक। तो उछाल पर अगले एग्जिट की स्ट्रैटेजी आपके लिए कल्याण ज्वेलर्स पर दे रहे हैं विकास सेठी जी। अगले कॉलर दिल्ली से राजेंद्र जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सेठी साहब नमस्कार। हेलो हेलो, पूछिए सेठी सर, सुन रहे हैं आपको, सवाल पूछिए अपना। जी मैम, मेरे पास जैन इरिगेशन के शेयर हैं 1262 के हिसाब से। हेलो, ओके, और जेपी ठीक पावर है। के शेयर में मेरे पास 1000 शेयर हैं 8.5 के हिसाब से। ठीक है। एक तो आपने टीवी वॉल्यूम बहुत ज्यादा रखा है, कैसे सुन पाएंगे आपको? जी मैम। अब ठीक है, जेपी पावर 8.5 कह रहे हैं आप? जी मैम। ओके ओके, ठीक है। और नजरिया दोनों ही स्टॉक्स पर? मैम मैं 6 महीने साल भर के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, 6 महीने साल भर के लिए जैन इरिगेशन और जेपी पावर से दोनों स्टॉक्स पर आए आपकी? देखिए इन दोनों स्टॉक्स में हाईली वोलेटाइल स्टॉक है और थोड़े रिस्की स्टॉक है। मुझे लगता है निवेशक को एक तो अपने स्टॉप लॉसेस पे ध्यान रखना चाहिए, मॉनिटर स्टॉक्स को मॉनिटर करना पड़ेगा। इनमें निवेश करके आप बिल्कुल मतलब भूल जाएं, ऐसे स्टॉक्स नहीं है, थोड़े वोलेटाइल भी है और परफॉर्मेंस के लिहाज से भी थोड़े इनके कमजोर है परफॉर्मेंस। बट मुझे लगता है कि ये दोनों स्टॉक में अभी हाल फिलहाल बने रहें और अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें। दोनों में इनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट है। जेपी पावर में तो अच्छा खासा मुनाफा है, बट मुझे लगता है यहाँ से थोड़े और अपसाइड आ सकते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट करने की सलाह रहेगी। और जहाँ तक जैन इरिगेशन का सवाल है, ये स्टॉक भी अपने निचले लेवल से बहुत अच्छा बढ़ चुका है, बट इन्होंने भी ऊंचाई खरीदा है। अब मुझे लगता है अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए इसमें बने रहे। बिल्कुल, तो ये रहे आपके दोनों स्टॉक्स पर आए विकास जी की ओर से। अगले कॉलर है हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। गुजरात अहमदाबाद से लोकेश पटेल हमारे साथ है। लोकेश जी नमस्कार, बताइए क्या स्टॉक है आपके पास? मैम मेरे पास रिलायंस के 41 शेयर है 2383 रुपए। रिलायंस के? जी मैम। तो आगे मुझे अब क्या करना है, होल्ड करना है? कब तक के व्यू के लिए? लंबा व्यू है। अच्छा, लंबा व्यू रिलायंस पे रख रहे हैं। 2383 की इनकी खरीद है। विकास जी लंबी अवधि के लिए रिलायंस? बस बिल्कुल होल्ड करना है लोकेश जी, इस स्टॉक को लेके बने रहिए। आपका चूंकि लंबी अवधि का नजरिया भी है और काफी कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं और स्टॉक एक बहुत अच्छे लेवल्स पे आ गया है। आपने सही जगह पे खरीदा है, हालांकि थोड़ा बहुत आपको नुकसान हो रहा है, बट इतने बड़े स्टॉक में परसेंटेज टर्म्स में वो एक हल्का फुल्का नुकसान है। मेरी राय में लंबी अवधि के लिए रिलायंस में बिल्कुल बने रहना चाहिए। आगे आने वाले सालों में या क्वार्टर्स में इनके जो बाकी के दोनों बड़े बिजनेस है, रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो, उनका भी डीमर्जर हो रहा है ऑन द सेम लाइक्स ऑफ जियो फाइनेंशियल का, जैसे इन्होंने हाल ही में डीमर्जर किया है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा, तो फॉर अ लॉन्ग टर्म इट्स अ क्लियर होल्ड।
कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 150 पॉइंट और नैस्डैक फ्यूचर्स लगभग 90 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। यानी कि अमेरिकी बाजारों में आज कमजोरी भरा सेशन हो सकता है, होगा भी, इस बात की आशंका तो पूरी है, क्योंकि सुबह से डाउ फ्यूचर्स लगातार दबाव में दिख रहे हैं और यही वजह थी कि भारतीय बाजार मजबूत हो नहीं पाए। अब देखते हैं अमेरिका में कमजोरी कितनी होती है और उसका क्या असर पड़ता है, कल सुबह किस तरह से खुलते हैं। लेकिन कमजोरी से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स दोनों ही थोड़े से डराने वाले लेवल्स के आसपास पहुंच रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि डॉलर इंडेक्स जो 2.5-3 महीने की ऊंचाइयों पर है, बॉन्ड यील्ड जो 16 साल की ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, इसका क्या असर पड़ सकता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हमारे अपने ट्रिगर्स में कल मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले का एक्शन, और इंपॉर्टेंट ये होगा कि एफआईएस की तरफ से आज के आंकड़े किस तरह के दिखते हैं, वो भी बाजार का मूल माहौल तय करेंगे। सपोर्ट के लिहाज से अगर आप देखें तो निफ्टी पर जो कल के लिए सपोर्ट रहेगा आपके लिए, वो होगा 19,525, 19,600, ये 75 पॉइंट की रेंज, और ऊपरी स्तरों पर 19,725, 19,800 की रेंज रुकावट का काम करेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 44,400, 44,525 रहेगा मजबूत सपोर्ट, 125 पॉइंट की रेंज, और ऊपरी स्तरों पर 44,775 से 44,900 की रेंज रुकावट का काम करेगी। इन लेवल्स पर आपको रखनी है नजर। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालवी हमारे साथ है। राजेश जी नमस्कार, कल के बाजार में कहाँ मौके नजर आ रहे हैं आपको? गुड इवनिंग स्वाति जी। तो देखिए, मार्केट आज भी रेंज बाउंड ही देखने को मिला। थ्रू आउट द सेशन हम देखें तो मार्केट में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी दोनों इंडेक्सेस में देखने को मिली, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बिल्कुल बनते हुए दिखा था। अब हम सीरीज के आखिरी पड़ाव पे पहुंचते हुए दिख रहे हैं। 19,600 को कंफर्टेबली मार्केट होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कल के सेशन में एक पुलबैक का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखना चाहिए। 19,650 स्लाइड इन द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है, जो कि आज 71 रुपीज के आसपास क्लोज हुआ है। हमें लगता है इस कॉल ऑप्शन में 120-130 तक की अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन पे बाय किया जा सकता है। 45 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो हमें लगता है कि एक पुलबैक यहाँ से अटेम्प्ट करते हुए दिखेगा मार्केट 19,750 की तरफ। तो ये कॉल ऑप्शन में अच्छे प्रॉफिट बनते हुए दिख सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है कि कोलगेट पे यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। कल के सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट आज के सेशन में आते हुए दिखा। हमें लगता है कोलगेट में 2100 से 2120 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो होगा करीब 2030 के आसपास। ओके सर, तो इंडेक्स स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी राजेश पालविया जी की तरफ से आई है। कोलगेट पर टारगेट 2100 से 2120 के बीच वो दे रहे हैं, और उनका 2030 का स्टॉप लॉस लगाने की उनकी सलाह, और इंडेक्स की स्ट्रैटेजी भी आप देख पा रहे हैं। आइए अब विकास जी के पास चलते हैं। विकास जी, आपकी नजर में कल के बाजार पर कहां पर खरीदारी की जा सकती है, स्ट्रैटेजी कहां बनाए? हाँ बिल्कुल स्वाति, कल के लिए मेरी खरीदारी करने की सलाह रहेगी एक रेलवे स्टॉक में, RVNL। ये स्टॉक आज 167 के लेवल्स पे बंद हुआ। कल का मेरा इसमें टारगेट रहेगा 180 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 160 रुपए का। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है जो कि मेनली रेल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है, जैसे नई लाइंस बिछाना, फिर गॉज कन्वर्शन करना, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन और मेजर ब्रिजेस वगैरह बनाना। मेट्रो रेल के सेक्टर में भी ये काफ़ी एक्टिव है। और बाकी एक ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है, और रेलवेज के अलावा कई सारी प्राइवेट कंपनी जैसे टाटा स्टील वगैरह के लिए भी काम करती है। और हम देख रहे हैं रेलवे सेक्टर पूरा फोकस में है, सरकार का इस सेक्टर पे काफ़ी अटेंशन है, और हम आए दिन नए नए ऑर्डर्स देखते हैं इस कंपनी को मिलते रहते हैं। बाकी वंदे भारत ट्रेन भी कई सारी लॉन्च हो रही है, तो उसमें भी इसका योगदान रहता है, या कई ऑर्डर्स उसको उस सेगमेंट से भी मिलते हैं। फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। स्टॉक वैसे अगर आप पिछले साल भर में देखेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट हाल ही की जो हाइज हैं वहाँ से थोड़ा करेक्ट हुआ है। मुझे लगता है यहाँ पे आप इस स्टॉक को वापस से खरीदा जा सकता है फॉर इंट्राडे टारगेट ऑफ 180, स्टॉप लॉस ऑफ 160। RVNL में इंट्राडे खरीदारी की सलाह विकास जी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे सर हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।